वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ओसामा बिन लादेन के द्वारा किया गया 9/11 का हमला, जो कि अमेरिका के ऊपर किया गया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर हम इतिहास में देखें तो दोस्तों इसको सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जाता है। और ऐसे देश के ऊपर हमला करना जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। दोस्तों इसी पूरे हमले की जानकारी इस वीडियो में हम लोग साझा करेंगे आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ स्पेसिफिक बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि 9/11 का जो हमला किया गया था वो क्यों किया गया था। दूसरा, अमेरिका को ही क्यों चुना गया था कि हम इस हमले को अमेरिका को ही टारगेट बना के करेंगे, या फिर प्लेन से ही क्यों ये टारगेट किया गया, क्योंकि आपको पता है कि यात्री विमानों को ही विस्फोटक के रूप में उपयोग किया गया था, मिसाइल्स के रूप में उपयोग किया गया। इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैसे हुई थी, कितने आतंकवादी थे, कहां इनकी ट्रेनिंग हुई, किसने इनको ट्रेन किया, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानकारी साझा करेंगे या आप लोगों को ये बातें बताएंगे। दोस्तों अगर इस हमले में मैं देखूं कि कितने लोग मारे गए थे तो लगभग बताया जाता है कि 2996 लोग अप्रोक्स मारे गए थे। 2996 उन 29 आतंकवादियों को ऐड करके है जो आतंकवादी थे। हालांकि केवल सिविलियंस की बात करें या वहां के लोगों की बात करें तो 2977 लोग इस पूरे के पूरे हमले में मारे गए थे। अब ये हमला क्यों हुआ था इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड समझना। दोस्तों लादेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका कुछ नहीं है, केवल कागजी बाग है। कागजी बाग मतलब कागजी शेर है। बाकी कोई इतना ताकतवर देश नहीं है अमेरिका जितना इसने खुद को बनाया हुआ है। ऐसा कहना था ओसामा बिन लादेन का। मोस्ट वांटेड बहुत बड़ा आतंकवादी था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 23 अक्टूबर 1983, 23 अक्टूबर 1983 की। बैरूत एक जगह है, वहां के बैरक में बमबारी कर दी जाती है, विस्फोट कर दिए जाते हैं। ये लादेन का फोटो है, शायद आपने सबने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो ये देख लो तस्वीर। अब नहीं है, इसको मार दिया गया अमेरिका के द्वारा। ये पहले हमले का फोटो है जो बैरूत में किया गया था 23 अक्टूबर 1983 को। बैरूत बैरक में बमबारी की गई थी। यह आतंकी हमला था। अमेरिकी और फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के खिलाफ बमबारी की गई थी। वहां अमेरिका के भी सैनिक रहा करते थे और फ्रांस के भी कुछ सैनिक रहा करते थे। इसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे, जिनमें से 241 तो केवल अमेरिकी सैनिक बताए जाते हैं कि अमेरिका के सैनिक थे 241। तो अमेरिका बहुत हताहत हुआ था, बहुत मुश्किलों में फंसा हुआ था, क्योंकि आतंकवादी हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा था वो अमेरिका को हो रहा था। अब क्योंकि अमेरिका अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री है पहले से ही, और अगर एक छोटा सा भी नुकसान अमेरिका को होता है तो अमेरिका को लगता है कि भैया ये कहीं ना कहीं हमारी इज्जत के खिलाफ हुआ है ऐसा, इसलिए परेशान ज्यादा था। फिर कुछ समय बीता 1993 में 18 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। सोमालिया में रहा करते थे अमेरिका के सैनिक। वहां से भी अमेरिका के सैनिकों को वापस आना पड़ा, केवल आतंकवादियों के। और आतंकवादियों में भी एक अल कायदा संगठन था जो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था, और लगातार उसके आतंक हमलों की, जो आतंकी हमले थे उनकी संख्या तेजी से इंक्रीज हो रही थी, तेजी से बढ़ती जा रही। तो अब कुछ ऐसा करना था अमेरिका को जिससे कि इन आतंकवादियों की नाक में नकेल डाल सके। तो अमेरिका ने क्या किया, जगह जगह जाकर के हमले करने शुरू कर दिए और आतंकवादियों के खिलाफ तेजी से जंग जारी कर दी। सबसे पहले अल कायदा को लेकर के अमेरिकी ऑपरेशन जब चलाए गए तो अफगानिस्तान के ठिकानों को सबसे पहले खंगाला गया, क्योंकि आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन उस समय जब ये पूरा हमला हुआ था 2001 के आसपास या उससे पहले जितने भी हमले हो रहे थे, बताया जा रहा था कि जो लादेन है वो अफगानिस्तान में रहता है। इसलिए जितने भी आतंकवादी ठिकाने देखने को मिल रहे थे, जितनी भी खुफिया एजेंसी थी उनके द्वारा, तो जितने भी ये ऐसे छिपे हुए आतंकवादी कहीं भी पता लगती थी कि वहां है, तो ये सीधा ऊपर से जो है हवाई हमला कर देते थे अमेरिका के सैनिक। वो नहीं देखते थे कि यहाँ सिविलियन मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत तेजी से ये चीजें चल रही थी।
उसके बाद लीबिया पर अटैक कर दिया अमेरिका ने। लीबिया में बताया जा रहा था आतंकवादी कुछ संगठन है वहां पे, तो वहां पे अटैक कर दिया। इसमें बहुत नुकसान हो रहा था लादेन को। लादेन को नुकसान क्यों था कि इसके आतंकवादी संगठन की जो पॉपुलैरिटी थी वो तेजी से बढ़ती जा रही थी, लोग तेजी से जुड़ रहे थे इसमें। अब अमेरिका के इन बढ़ते हुए जितने भी हमले हैं, इन हमलों से अलकायदा का जो हेड था, कौन था अलकायदा का हेड? ओसामा बिन लादेन इनका हेड था, ये अलकायदा का। इसको परेशानी हो रही थी। अब ये कह रहा था कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, अब अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कागजी बाग मैंने अमेरिका को ऐसे ही नहीं कहा। दिखाने के तौर पे अमेरिका बहुत बड़ा बनता है, कुछ है नहीं, इसका कहना था उसामा बिन लादेन का। अब इसने क्या किया, मैं दिखाता हूं कि अमेरिका को कैसे नीचा दिखा। तो पहला हमला इसने किया 1998 में, डायरेक्ट अमेरिका में नहीं, अमेरिका के दूतावास तंजानिया, नैरोबी, केनिया, ये सब अफ्रीका के देश हैं, वहां जाकर के अमेरिका के दूतावासों पे हमला करना शुरू। अब जब अमेरिका के दूतावासों पे हमला किया तो अमेरिका की सैनिक, अमेरिका के राजदूत ये मरने लगे। कोई हमला करेगा तो कोई भी मरेगा। 224 लोग मरे थे इसमें, जो अमेरिका में अमेरिकी दूतावास पे जो अटैक किया था तंजानिया में, इसमें 224 लोग मरे थे और लगभग 4500 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। तो ये बहुत खतरनाक हमला था आतंकवाद, 1998 में हुआ था। अमेरिका इस हमले के बाद बहुत सीरियस मूड में हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका, भाई ये क्या कर दिया। लेकिन इस हमले से दूसरी ओर लादेन को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिली और उसका जो आत्मविश्वास था वो तेजी से बढ़ा। उसने कहा यार मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो अब इससे भी बड़ा कोई काम करना चाहिए। अब ये मीटिंग बैठाना शुरू करता है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन के दो व्यक्ति बड़े खास हुआ करते, एक खालिद शेख मोहम्मद और दूसरा था मोहम्मद आतिफ। ये दोनों इसके राइट और लेफ्ट हैंड कह सकते हैं, इस तरीके के व्यक्ति थे दोनों। कोई भी हमला करता था तो ये दोनों इसके हेड हुआ करते। जैसे कि 1998 में जो अटैक किया था, इसका जो हेड था, इसका जो मास्टरमाइंड था, इसकी जो पूरी रणनीति बुनी थी वो खालिद शेख मोहम्मद के द्वारा बुनी गई। दूसरा जो व्यक्ति था मोहम्मद आतिफ, इसका काम था लोगों को जोड़ना, कि आतंकवादियों को जो जोड़ना है वो किस तरीके से ऐड करना है, जिहादी कैसे बनाना है, ठीक। या फिर उनको ये कहते थे जैसे फिदाइन हमला होता है ना, फिदाइन कैसे बनाना है, ह्यूमन बॉम्ब कैसे बनाना है, लोग इसका ये दिमाग रहता था। तो अब ये लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग में कुछ ऐसी मीटिंग करते हैं कि भाई हमें क्या है, अमेरिका पे अटैक करना है और ऐसा अटैक करना है कि इतिहास में नाम हो जाए, इतिहास में नाम हो जाए, ऐसा कोई अटैक करना है। तो ये मीटिंग अक्टूबर के महीने में 1998 में होती है, उस अटैक के बाद जो मैंने बताया आपकी तंजानिया में हुआ था। उस अटैक के बाद ये लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग में ये तीनों लोग बैठते हैं। अब ये तीनों लोग जब बैठते हैं तो बात होती है आपस में, बोला यार एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि पूरा अमेरिका हिल जाए। उसी दिन इन्होंने दिमाग लगाया कि हम लोग जो है वो एक ऐसा करेंगे कि विमानों को टारगेट बनाएंगे और जो विमान उड़ते हैं उनको हम जाकर के ऐसी ऐसी जगह पर, जैसे व्हाइट हाउस हुआ या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ या और जितने भी कुछ सरकारी बड़े बड़े ऑफिस हैं उनमें, या जहां लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर जाकर के इन विमानों को हम टकराएंगे। मीटिंग फिक्स हो गई, फाइनल हो गई, डिसीजन निकल के आ गया कि हाँ ये तरीका ठीक रहेगा। अक्टूबर 1998 में ही ये तय हो गया था कि हम लोग जो है हमला करेंगे वो यात्री विमानों के द्वारा हमला करेंगे। ये सब कुछ तय हो चुका था इसी मीटिंग। अब इसमें एक तो खालिद मैंने बताया था, खालिद शेख, इसको काम दिया गया फंडिंग का। फंडिंग यानी इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में जितना भी पैसा लगेगा वो खालिद शेख मोहम्मद लाएगा, कहीं से भी लेगा। फंडिंग का काम तो इसको दे दिया। आतिफ को काम दिया गया कि भाई आप लोग जितने भी यहां पे लोग लगेंगे इस ऑपरेशन को करने के लिए, उनका चुनाव आप करोगे, ट्रेनिंग आप दिलाओगे, कैसे क्या करना है वो सारी चीजें आप करोगे। इस तरीके से इनमें डिस्कशन हो गया। अब ये दोनों आतंकवादी क्या करते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते हैं। फंडिंग वाला फंडिंग करता है और आतिफ जो है वो 19 लोगों की टीम बनाता है, 19 आतंकवादियों की टीम बनाता है। इनमें से 4 लोग जो आतंकवादी थे वो सऊदी अरब से चुने गए थे और 15
पाकिस्तान से चुने गए। 15 और 4 19, टोटल आतंकवादियों की जो संख्या थी वो 19 थी। इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के कराची शहर में होती है। कराची आप सब लोग जानते हैं, जितने भी आतंकवादी पनपते हैं वो पाकिस्तान के कराची जैसे शहरों से ही पनपते हैं। वहां पे ट्रेनिंग की जा सकती है आतंकवादियों की, उन्हें बड़ा खुशी मिलती है ट्रेंड करके आतंकवादियों को, बाद में चाहे खुद ही परेशान हो जाए। अब जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग लगभग 1 साल तक ये ट्रेनिंग चलती है। 1999 से लेकर के 200 के 2000 के आसपास तक ये ट्रेनिंग चलती है, यानी कि 1 साल। अब 1 साल में ट्रेनिंग का जो सीधा सीधा मुद्दा था या ट्रेनिंग जो कराई जा रही थी वो ये नहीं कि आपको कैसे हथियार चलाना सीखना है, कैसे आपको बम धमाके करने हैं, कैसे आपको विमान चलाने, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। केवल इनकी ट्रेनिंग जो थी वो 3-4 पॉइंटों पे काम किए गए थे कि आपको एक तो पहली बात इंग्लिश किस तरीके से बोलनी है, आप लोग अमेरिका जाओगे, इंग्लिश किस तरीके से बोलनी है, कैसे आपको रहना सहना है, कैसे आपको बातचीत करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, तरीका क्या होना चाहिए बोलने का, उठने का, बैठने का, ये सारी चीजें ट्रेनिंग का हिस्सा थी। क्योंकि 19 लोग जो ये लिए गए थे, ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा ना हो। अब इनको ट्रेंड किया जाता है 1 साल तक। समय आता है जनवरी 2000 का। अब इनको अमेरिका भेजने की बारी थी। अब इनको अमेरिका एक साथ नहीं भेजा जाता, अलग 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 डिवाइड करके इनको अमेरिका भेजा जाता है। सबसे पहले जनवरी 2000 में 2 लोगों को यूएस भेजा जाता है। सैन डियागो एक शहर है वहां पे, और कहा जाता है कि आप एक फ्लाइंग क्लब में जाकर के एडमिशन लोगे और वहां जहाज उड़ाना सीखो, विमान उड़ाना आप सीखो। बोला ठीक है। अब ये चले जाते हैं, एडमिशन लेते हैं वहां एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में और अपना ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था वहां जाकर, और प्लेन उड़ाने की ये वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते। फिर अगले महीने 3 लोग और यूएस भेजे जाते हैं। अभी इनको अलग भेजा जाता है, ये फ्लोरिडा भेजे जाते हैं 3 लोग। पहले सैन डियागो, फिर 3, पहले 2 लोग भेजे गए थे सैन डियागो, फिर 3 लोगों को भेजा जाता है कहां, दूसरे का फ्लोरिडा, जिससे कि शक ना हो किसी को। फ्लोरिडा भी ये फ्लाइट क्लब में जाकर के एडमिशन लेते हैं। 5 लोग अभी तक पहुंच चुके थे अमेरिका। फिर ये बहुत लंबा गैप लेते हैं, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का गैप लेते हैं। दिसंबर 2000 में एक आतंकी और सैन डियागो, जहां पहले 2 लोग गए थे, वहीं पहले उस व्यक्ति को जो थर्ड टाइम जा रहा है उसको भी वहीं भेजा जाता है, सैन डियागो। और ये भी एक उसी फ्लाइट क्लब में जाकर के एडमिशन लेता है। लेकिन इससे कहा जाता है कि आप उन दोनों से बात नहीं करोगे जो दोनों पहले गए थे। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो अनजान बन करके ये रह रहे थे। उसके बाद 2001 में 13 लोगों को अलग अलग शहरों में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से भेजा जाता है। 13 लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। वो अलग अलग काम करते हैं, कुछ फाइनेंस का काम कर रहे थे, कुछ अलग किसी दुकान में काम कर रहे थे। इस तरीके से उनको भेजा गया था, पढ़े लिखे लोग थे। 19 लोग 2001 में पूरे तरीके से पहले दूसरे महीने में ही अमेरिका पहुंच जाते हैं। 19 लोग पहुंच चुके थे। इनके जो पहला शेड्यूल था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था कि अब भैया हम अमेरिका आ चुके हैं। अब इनको अंजाम देना था उस घटना को जिस घटना के लिए अमेरिका गए थे। तो समय आता है दोस्तों 11 सितंबर 2001 का। 11 सितंबर 2001, क्योंकि ये 19 लोग थे, इनकी जो पेयरिंग की गई थी या इनको जो डिवाइड किया गया था वो इस तरीके से डिवाइड किया था कि आप 5-5 आतंकवादियों के हिसाब से, 5-5 के हिसाब से, और लास्ट प्लेन में 4 आतंकवादी होंगे। पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 4। 4 जहाजों को आप हाईजैक करेंगे, 4 जहाजों को आप लोग हाईजैक करेंगे। अभी फर्स्ट मैंने बताया था 11 सितंबर 2001 को पहला प्लेन बोस्टन लॉस एंजलिस, बहुत फेमस शहर है लॉस एंजलिस, जिसको एलए भी बोल देते हैं। 92 लोग प्लेन में सवार होते हैं। ये पांचों आतंकवादी पहली खेप वाले जाकर के उस प्लेन में चढ़ जाते हैं। उस समय पहली बात तो कॉकपिट जो होती थी, जहां पे पायलट बैठता है, आगे वाला हिस्सा वो खुला रहता था, लॉक नहीं हुआ करता था। अभी लॉक होता है। दूसरा दूसरा चेक इन जो होती थी वो बहुत नॉर्मल होती थी। जैसे आज के डेट में आप मेट्रो ट्रेन में जाओगे तो बहुत हाई चेक इन नहीं होती, ऊपर ऊपर से चेक इन होती है, लेकिन उसमें भी फिर एक फ्रेम लगा रहता है, कोई हथियार वगैरह लेकर के नहीं जाता, नीचे चेक नहीं होता।
लेकिन आप नॉर्मल भारत सरकार की अगर किसी रेलवे सुविधा में जाओगे तो हाई चेकिंग बहुत नॉर्मल है। छोटे-छोटे स्टेशनों पे तो होती नहीं है मान के चलो। तो बहुत नॉर्मल सी चेकिंग थी, केवल ऊपर ये देखा करते थे कोई हथियार-वथियार तो नहीं है। आप जूतों में कुछ ऐसा हथियार रख के ले जा सकते थे, कोई चेक नहीं करता। तो ये अपने जूतों में कुछ चाकू, छोटे-मोटे हथियार जो है रख कर के ले जाते हैं और पहला प्लेन हाईजैक करते हैं। जो पहला प्लेन हाईजैक किया था इन्होंने, वो सुबह 8 बज कर के 40 मिनट के आसपास जो है, नहीं 8 बज के 40 मिनट से पहले ही हाईजैक कर लिया था। लेकिन ये विमान अमेरिका एयरलाइन उड़ान 11 का विमान था, जो बोस्टन से आ रहा था। मैंने बताया था न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो उत्तरी टावर है, ये आपको टावर दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टावर है। उत्तरी टावर से जाकर के टकरा जाता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और विमान यहाँ टकरा चुका था, क्योंकि ये फोटो आगे पीछे लगा दिए हैं, तो मैं पहले वो फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये वाला देखो, एक तरीके से मैंने ये अलग से इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। पहले ये विमान टकराता है, विमान टकराया, पहला विमान टकराने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसमें 92 यात्री थे, 5 आतंकवादी और 1355 लोगों की जो है मौत हुई थी इस विस्फोट के बाद। 1355 कुछ ऐसे लोग थे जो इस बिल्डिंग के अंदर थे। ये बिल्डिंग बहुत तेजी से नीचे धंसने लगती है, आग लग जाती है, बम का गोला इस तरीके से पड़ता है ना इसके ऊपर, इसका एकदम डैमेज हो जाती है। फर्स्ट टाइम सभी को ये लगा हो सकता है कि पायलट की कोई गलती हो, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो नुकसान हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। किसी को भी आतंकवादियों का नहीं था कि आतंकवादियों ने ये प्लेन जो है वो हाईजैक किया होगा और खुद से जाकर के टकराया होगा। तो यहाँ पे उस पायलट को हटा करके खुद बैठ जाते हैं और ह्यूमन बॉम्ब के हिसाब से जाकर के उसको टकरा जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जैसे ही टकराता है उत्तरी टावर से, उसमें विस्फोट होता है। दूसरा लगभग 17 मिनट के बाद कुछ समझ पाते, इतनी देर में वहां बचाव दल पहुंचता है या और चीजें होती हैं। 9 बज कर के 3 मिनट पे दूसरा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस का उड़ान संख्या 175 बोस्टन से चला था, ये भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर में जाकर टकरा जाता है। ये देखो, ये वाला। अब जब ये इससे टकराता है तो ये 110 मंजिला इमारत है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय 110 मंजिला इमारत थी, बहुत बड़ी इमारत थी। ये धू धू करके जो है वो जमीन की ओर धंसने लगती है और 637 लोग फिर मारे जाते हैं दूसरी खेप में। इसमें 5 आतंकवादी थे, वो भी मर गए, और 65 यात्री इस दूसरे विमान में थे, वो भी मारे। उसके बाद कुछ समय बीतता है, लगभग 35-34 मिनट के आसपास का, एक और विमान हाईजैक कर लिया जाता है। तीसरा विमान अमेरिकी एयरलाइंस का उड़ान संख्या 77। ये वॉशिंगटन डीसी के पास एक डलेस हवाई अड्डा है, उससे उड़ान भरता है। और एक यहाँ पे जो ये बिल्डिंग दिखाई जा रही है, ये बिल्डिंग पेंटागन, पेंटागन एक जगह है जो रक्षा विभाग का मुख्यालय हुआ करता था, उससे जाकर के टकरा जाता है। और आप देख सकते हैं रक्षा विभाग का जो मुख्यालय है उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। तो इसमें भी लगभग 190 के आसपास लोग मारे जाते हैं। इनमें 5 आतंकवादी थे इस जहाज के अंदर भी, इस विमान के अंदर भी, और 64 यात्री इसमें बताए जाते हैं। इतना जो है नुकसान यहां हुआ था। इसके बाद बहुत सारे बचाव दल आए, फिर पता लग गया था इनको कि भाई अभी जो है वो आतंकवादी ये हमला है डेफिनेटली। तो जितने भी जहाज, जितने भी प्लेन अपने रास्ते से अचानक रास्ता बदल के कहीं जा रहे हैं, उनको ऊपर ही उड़ा दिया जाए। ऐसा जो है वहां की आर्मी या एफबीआई या तो एक तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी जिसको कहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि भैया कि कोई भी अगर जहाज अपने रास्ते को अगर अचानक से बदल रहा है तो उसको ऊपर उड़ा दो, वरना नीचे आएगा, नीचे आकर के किसी बिल्डिंग से टकराएगा या किसी ऐसी जगह टकराएगा तो और ज्यादा नुकसान। ऐसा उन्होंने तय कर दिया था। तो अब चौथे विमान की बारी थी। चौथा विमान जैसे ही आगे नेवार्क न्यू जर्सी से यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान संख्या 93 था, जब ये उड़ करके आगे चलता है तो इसमें सेम तरीके से वहां के प्लेन को हाईजैक किया जाता है। कंट्रोल पाते हैं पूरे के पूरे इस प्लेन पर, और कंट्रोल पाने के बाद खुद पायलट जो है वो सीट पे बैठ जाता है, जो आतंकवादी था वो बैठ जाता है और अपने हिसाब से उसे आगे चलाना। जिसमें 93 लोग बैठे हुए थे इसमें यात्री। इसके अंदर जो है 4 आतंकवादी थे, मैंने बताया था पहले 5 5 5, फिर लास्ट वाले में 4 आतंकवादी थे।
अभी इन सभी लोगों को पता लग गया था कि ये जो जहाज जा रहा है ये हाईजैक हो चुका है और ये आतंकवादी हैं, ये जरूर कोई ना कोई ना करने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग विस्फोट के माध्यम से मरें, उससे पहले हो सकता है कि इन आतंकवादियों के ऊपर हम कंट्रोल कर लें लड़ाई झगड़ा करके और शायद सेफली बच जाएं। ऐसा इनका मानना था, तो इन्होंने आतंक कर दिया अंदर ही और उन आतंकवादियों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन वहां जो आतंकवादी था वो पायलट की सीट पे बैठ चुका था और खुद प्लेन को जो है वो चला रहा था। तो जब इनमें आपस में वहां पे अंदर वारदात होने लगी, मारपीट होने लगी, तो जहाज टकराना तो चाहिए था, ये इन्होंने वाशिंगटन डीसी में गिराना था, लेकिन ये वॉशिंगटन डीसी के बीच शहर में न गिर करके ये ग्रामीण इलाका था पेंसिल्वेनिया का, पेंसिल्वेनिया के ग्रामीण इलाके में ही ये बहुत तेजी से नीचे आकर के गिर जाता है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, केवल जो 93 यात्री थे एक तो वो मारे जाते हैं, सारे के सारे आतंकवादी थे वो मारे जाते हैं, लेकिन बाहर का कोई जो व्यक्ति था, सिविलियन लोग थे, उनमें से कोई मारा नहीं जाता है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके के खेत में जाकर के गिरा था, उन लोगों की वजह से ऐसा हुआ। तो यात्री इसमें थे जो बहादुरी उन्होंने दिखाई। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी मेरे भाई, जो 9/11 जिसे कहा जाता है अटैक को, उस अटैक की ये पूरी की पूरी कहानी थी, जो केवल एक आतंकवादी ने ये पूरी रणनीति बनाई थी, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन की डेथ हालांकि अमेरिका की शील एक कमांडोज होते हैं उनके द्वारा कर दिया गया था इसका खात्मा, और इसका खात्मा जो किया गया था वो पाकिस्तान में जाके किया था। पाकिस्तान के शहर में घुस करके वहां की खुफिया एजेंसी ने पता लगाया कि ये कहाँ रहता है, और बहुत सारे मतलब कई सालों की मेहनत करने के बाद उन खुफिया एजेंसी ने इसकी जो है वो कत्ल को अंजाम दिया। और दोस्तों एक प्लेन अचानक से क्रैश हो गया था यूएस आर्मी का, अन्यथा ये पता भी नहीं लगता कि किसके द्वारा इसकी डेथ की गई, किसने इसको मारा। वो अचानक से उनका प्लेन एक खराब हो गया था, उन्होंने खुद से ही उसके ऊपर विस्फोट कर लिया था, खुद से ही आ, आ, एक बहुत तेज उसमें जो है धमाका कर दिया गया था, खुद से ही आर्मी ने किया था, कि जिससे कि ये पता न लगे कि इस प्लेन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, जिससे कि बाद में चल करके कोई दूसरा देश ऐसा प्लेन बना सके, क्योंकि वो जो प्लेन थे वो आवाज नहीं करते थे और रडार में भी नहीं आते थे, बहुत नीचे उड़ते थे। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, पूरी रणनीति किस तरीके से अमेरिका ने बनाई थी इसको मारने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बहुत जल्द मैं वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा इस टॉपिक को लेकर के भी, कि इसकी डेथ कैसे हुई थी। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी लोग कर दें। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा बैच एप्लीकेशन पे अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों, जिसकी फीस मात्र 699 रुपए है। यानी कंप्लीट आप 699 रुपए में रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं प्यारे साथियों, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की, चाहे सीसेट की, या स्टेट एग्जाम्स की, या रेलवे की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 110 घंटे से भी अधिक डिटेल्ड सिलेबस होगा, अपडेट एरर फ्री कंटेंट रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, पीडीएफ और क्लास नोट्स अवेलेबल रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लोग समय समय पर लगाते रहेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। कंपटीशन गुरु ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर ले, ठीक है, थैंक यू।